ऑलराइट क्लास 9 आज बात करते हैं आपके लेक्चर 5 की, द रीन ऑफ टेरर। अब आपने देखा था कि जैकोबिन क्लब्स का यहाँ पर रूल आ चुका था और जैकोबिन क्लब जो था वो सोसाइटी के लोअर क्लास पीपल से बनाया हुआ था, जिसका लीडर था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। लुई 16 को यहाँ पे जिलोटिन कर दिया गया था, उसकी फैमिली को जिलोटिन कर दिया गया था देशद्रोह के आरोप में। और अब जो फ्रांस की बागडोर थी वो आ चुकी थी रिपब्लिक बनकर एक ऐसे बंदे के हाथ में जिसका रूल यहाँ पे काफी डर का रूल कहा जाता है, आतंक कह सकते हो आप इसको। तो ऐसा क्या रहा जिससे इसको ये रीन ऑफ टेरर कहा गया। The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror because it was a period of civil control and punishment by Robespierre. तो Reign of Terror का जो टाइम पीरियड था वो था 1793 से 1794 का टाइम पीरियड। तो एक साल का जो टाइम पीरियड रहा इसको डर का समय कहा गया, जो रोबस्पियर की सिविल कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी के कारण था। मतलब क्या कि काफी कंट्रोल किया गया था इस टाइम पे, और जो कंट्रोल को तोड़ता था, नहीं मानता था, उसको पनिशमेंट दी जाती थी खतरनाक। पनिशमेंट क्या थी? जिलोटिन, सर धड़ से अलग। All those whom he saw being enemies of the republic, ex-noble, clergy, member of other political party, even member of his own party, who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. वो सभी लोग जो रोबस्पियर से एग्री नहीं करते थे उन सबको जेल में डाल दिया जाता था, चाहे वो इसके बड़े रिपब्लिक के एनिमी हो, चाहे नोबल्स हो, चाहे क्लर्गी हो, चाहे दूसरी पार्टीज के मेंबर हो। उसकी खुद की पार्टी के मेंबर भी अगर उससे एग्री नहीं करते थे, उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे, तो वो उनको अरेस्ट करवाता था और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर जिलोटिन्ड, और अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया, उनको दोषी पाया, तो उनको उसी टाइम पे मार दिया जाता था। So guillotine, you know, it is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. तो आपको पता है जिलोटिन क्या है कि दो पोल पे लगा हुआ एक ऐसा ब्लेड जो ऊपर से नीचे आके गिरता है और उसमें नीचे इंसान को लटाया जाता है, उसकी गर्दन को ब्लेड के नीचे रखा जाता है जिससे उसको एक झटके से मारा जा सके। तो ये एक मारने का तरीका था जो रेवोल्यूशनरी टाइम पे इन्वेंट किया था डॉक्टर जिलोटिन ने। तो उसके नाम पर इस डिवाइस को जिलोटिन कहा गया, क्योंकि ये मारने का सबसे आसान तरीका था और उसमें एक झटके में ही इंसान की मौत हो जाती थी। इस वजह से रेवोल्यूशनरी टाइम पे ये काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन रोबस्पियर की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी उनके कुछ फायदे भी रहे, कुछ अच्छाइयां भी रही रोबस्पियर की गवर्नमेंट में। वो क्या क्या थी? रोबस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज फॉर प्लेसिंग ए मैक्सिमम लिमिट ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। रोबस्पियर ने सरकार बनाते ही फ्रांस को रिपब्लिक बनाने के साथ ही लिमिट लगा दी वेजेस पे और प्राइसेस पे। मतलब कि किसी इंसान को पर डे का इतना पैसा मिलेगा मजदूरी का, और चीजों के प्राइस तय कर दिए कि कोई भी चीज इससे ज्यादा महंगी नहीं बेची जाएगी। मीट एंड ब्रेड व राशन, मीट को और ब्रेड को राशन की दुकानों के थ्रू दिया जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ पे गरीबों को राशन मिलता है, गेहूं चावल, वैसे ही वहां पर मीट और ब्रेड दिया जाता था सरकार की तरफ से। और राशनिंग का फायदा क्या है कि इसकी जो पहले वो थी कि कीमतें बढ़ जाती थी, वो कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी और हर गरीब को भी खाना नसीब हो जाएगा, क्योंकि फूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed by the government. किसानों को जबरदस्ती अपने अनाज को मार्केट तक लाना पड़ता था और मार्केट में जो सरकार ने प्राइस तय किया है उसी प्राइस पे बेचना पड़ता था। The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pain equality bread, a loaf made of whole wheat.
तो व्हाइट फ्लोर जो उस टाइम पे आप देखते हो, आज के टाइम पे व्हाइट फ्लोर को क्या कहा जाता है? गरीबों का खाना। जो अमीर आदमी है वो ब्राउन ब्रेड खाता है या मल्टीग्रेन ब्रेड खाता है, और व्हाइट ब्रेड अब भाई गरीबों का खाना बन चुकी है। लेकिन उस समय पर ये व्हाइट ब्रेड जो थी ये गरीबों का खाना नहीं थी, ये अमीरों के लिए बनती थी। और जो इक्वलिटी ब्रेड जिसे कहा गया है, जो पूरे गेहूं से बनती थी, वो गरीबों के लिए होती थी, जिसे आप ब्राउन ब्रेड कहते हो। तो व्हाइट ब्रेड में क्या होता है? गेहूं का जो ऊपर का कवर है वो हटा दिया जाता है और सिर्फ अंदर का जो व्हाइट पार्ट है वो लिया जाता है, उससे व्हाइट ब्रेड बनती है। और गेहूं के ऊपरी कवर से भी, और जो इसके अंदर व्हाइट होता है उससे अगर आप ब्रेड बनाते हो तो वो ब्राउन ब्रेड बनती है। तो लेकिन आप देख सकते हो कि आज के टाइम में ब्राउन ब्रेड महंगी है, व्हाइट ब्रेड सस्ती है। उस टाइम पे होल व्हीट ब्रेड जिसे कहते हैं वो सस्ती होती थी। तो अमीर लोग व्हाइट ब्रेड खाते थे जिसमें गेहूं का काफी नुकसान होता था। तो रोबस्पियर ने कहा नहीं, ब्रेड ऐसी बनेगी जिसमें पूरे गेहूं का यूज होगा और जो सभी के लिए खाना जरूरी होगा, कोई एक्स्ट्रा स्टेटस का दिखावा नहीं, सभी के लिए एक जैसी ब्रेड को उसने मार्केट में कहा बनाने के लिए। Instead of the traditional monsieur and madame, all French men and women were henceforth citoyenne and citoyenne। सभी को जो टाइटल दिया जाता था पहले, टाइटल क्या दिया जाता था? जैसे किसी को आप कहते हैं कि भाई ये कलेक्टर है, ये कोई डिप्टी मजिस्ट्रेट है, तो ये वैसे ही टाइटल दिए जाते थे फ्रांस की सोसाइटी में नोबिलिटी को। मतलब आज तो क्वालिटी के बेस पर पोस्ट मिलती है, पहले ये पैदाइशी होती थी। तो उनको मोंसियर और मैदाम कहा जाता था। अब सभी को सिटियोने एंड सिटियोन कहा गया, मतलब सभी को सिटीजन कहा गया, कॉमन मैन। अब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, सोसाइटी को इसने इक्वल कर दिया था। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज। चर्चेस, जो आपको पता है क्लर्की टैक्स लेता था, काफी प्रॉपर्टी हथिया के बैठा था अपने पास, उसको बंद कर दिया गया, उसकी जमीनों को, उसकी बिल्डिंगों को सरकारी बना दिया गया। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। और रोबस्पियर ने अपनी इस पॉलिसी को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया, इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया कि उसके साथी भी इस चीज से डर गए और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ढील दी जाए, इतना स्ट्रिक्ट होना अच्छा नहीं है। लेकिन रॉबस्पियर नहीं माना, तो फाइनली क्या हुआ उसके साथ? ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द जिलोटिन। जो वो दूसरों के साथ करता था वही हाल अब उसका हो गया। उसको कोर्ट ने दोषी पाया गलत चीजों के लिए कि भाई ये इतनी स्ट्रिक्टनेस इसने की है, इसने काफी लोगों को मारा है, ये इसकी गलती है, और उन गलतियों की सजा भी उसको वही मिली जो वो देता था दूसरों को। जिलोटिन कर दिया गया उसको पब्लिकली। One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies। और इसकी जो रूलिंग रही है रोबस्पियर की, जैकोबिन की रूलिंग जो रही है, इस रूलिंग की, इस सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही स्लेवरी को रिमूव करना। स्लेवरी यानी गुलामी, बहुत ही खतरनाक घटिया तरीके की एक ये नीति थी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या था स्लेवरी। तो गुलामों का जीवन काफी नरक था उस समय पर, तो उसने गुलामों को मुक्त किया था रोबस्पियर ने। और ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कही जाती है कि जब तक इसका रूल रहा, स्लेवरी को फ्रांस में और फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी जहां पे फ्रेंच रूल करता था दूसरे देशों में, अफ्रीका वगैरह में, वहां से भी स्लेवरी को रिमूव कर दिया गया था। तो ये अचीवमेंट थी रोबस्पियर की गवर्नमेंट की, जिसे कहा गया है रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। याद रखना, रोबस्पियर की गवर्नमेंट को रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टली रूल फ्रांस। अब आपने देखा कि 1794 में जैकोबिन क्लब्स की सरकार को हटना पड़ा क्योंकि जो रोबस्पियर था उसको जिलोटिन कर दिया गया। अब एक नया रास्ता आया, वो रास्ता क्या था देखते हैं। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज द पावर। जैकोबिन सरकार के गिरते ही जो मिडिल क्लास का पैसे वाला ग्रुप था उसने दोबारा पावर अपने हाथ में ले ली।
A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society. अब इसमें एक चीज और दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी गई जो जैकोबिन ने हटा दी थी, वो क्या थी? नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को राइट टू वोट, यानी वो सभी आदमी जो 21 साल के थे और गरीबों अमीरों सभी को वोटिंग राइट दिया गया था। अब यहाँ पर जैकोबिन सरकार के हटते ही ये दोबारा जो था सेक्शन लागू कर दिया गया कि नॉन प्रॉपर्टी को वोट देने नहीं दिया जाएगा। नो वोटिंग राइट फॉर नॉन प्रॉपर्टी मैन। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर 2 काउंसिल बना दी गई, एक जो थी वो थी नेशनल असेंबली या जिसे कह लो आप कन्वेंशन, और एक थी एग्जीक्यूटिव जो एक रूल बनाती थी और दूसरे रूल को फॉलो करवाती थी। दिस काउंसिल देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। और इस काउंसिल जो थी इन्होंने एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया जिसमें 5 डायरेक्टर होते थे ताकि सरकार जो है वो ठीक ढंग से चले, क्योंकि अब तक जो रूल था वो रोबस्पियर के हाथ में था और एक आदमी के हाथ में रूल देने का मतलब क्या था? द रीन ऑफ टेरर, डर का समय। तो उन्होंने कहा कि एक बंदे के हाथ में ताकत देंगे तो उसका मिसयूज होगा, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कर दिए 5। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one-man executive as under the Jacobin. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. लेकिन बाद में ये डायरेक्टर भी काम नहीं कर पाए क्योंकि ये जो डायरेक्टर थे इनका लेजिस्लेटिव के साथ झगड़ा होता था, मतलब जो कानून बनाते थे और जो कानून फॉलो करवाते थे उनके बीच में लड़ाई होने लगी और जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी ये चाहती थी डायरेक्टरी को डिसमिस कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो इस तरह से फ्रांस में जो सरकार थी वो सॉलिड नहीं आ पा रही थी, वो ऐसी सरकार थी जो फ्लक्चुएट कर रही थी, वीक गवर्नमेंट आप कह सकते हो। और जब किसी देश में सरकार वीक हो जाती है तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो रहता है वो वहां पे रहती है मिलिट्री, मिलिट्री का हेड। तो इसी तरह से फ्रांस में भी जो मिलिट्री थी, जो उसका हेड था नेपोलियन, उसके लिए रास्ता साफ हो चुका था। उसने देखा कि भाई कोई सरकार ऐसी नहीं आ पा रही है जो सॉलिड हो, तो उसने कहा कि अब मुझे ही अपने हाथ में इसको लेना पड़ेगा। The political instability of the Directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte। और इस instability ने मिलिट्री डिक्टेटर को जन्म दिया, नेपोलियन बोनापार्ट, एक ऐसा डिक्टेटर जिसने काफी चेंजेस ला दिए यूरोपियन पॉलिटिक्स में। मिलिट्री डिक्टेटर क्या होता है? वो जो ताकत के दम पे रूल करता है, जो किसी डेमोक्रेसी को नहीं मानता, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, उसे कहते हैं डिक्टेटर। तो नेपोलियन बोनापार्ट यहां पर बनकर आया मिलिट्री डिक्टेटर। So right guys, this is the end of lecture 5. Stay tuned for the next lecture. Thank you. Make your note and revise them well.